बच्चों, हम पढ़ रहे हैं एमपी बोर्ड की क्लास 5th से इंग्लिश सब्जेक्ट्स का इंग्लिश रीडर बुक से चैप्टर नंबर 2 फेस द प्रॉब्लम। अब तक के वीडियोस में हम लोगों ने इस चैप्टर को पूरी तरह से समझ लिया है और इससे पहले का जो वीडियो मैंने बनाया था उस वीडियो में आपको इसके हार्ड वर्ड्स और उनके हिंदी मीनिंग्स मैंने आपको बताए थे। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। आप पेज नंबर 6 आपकी बुक से ले लीजिए। इस पेज नंबर पे एक्सरसाइज दी गई है और इस एक्सरसाइज में फर्स्ट वाली जो एक्टिविटी है वो हमें कहा जा रहा है रीड एंड लर्न। अब यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं बच्चों, रीड एंड लर्न करना है उसे, यानी पढ़ना है और उससे सीखना है। अब यहाँ पे जो भी शब्द दिए हैं बच्चों इंग्लिश के वर्ड्स हैं, यहाँ पे आपको 9 तरह के वर्ड्स दिए हैं। मैं आपके सामने उनको एक बार पढ़ता हूँ, आप भी उसे ठीक से सुनने की कोशिश कीजिए कि मैं किस तरह से पढ़ रहा हूँ। पहला शब्द है लीप, उसके बाद में जो शब्द है चेस, स्क्रीच, सीरल, ट्रेम्बल, इंक्रीज, डिवोटी, प्रीस्ट, कमांड। ये जो भी शब्द हैं बच्चों यहाँ पर वर्ड्स अंग्रेजी के, ये ऑलरेडी हमारे चैप्टर में आ चुके हैं, हमने उन्हें पढ़ा है ना। तो हम लोगों ने चैप्टर में इनको किस तरह से पढ़ा है, मान के चलिए कि ये जो लीप है, ठीक है, तो लीप का हमने जो चैप्टर में पढ़ा था लीपिंग पढ़ा था, मंकीज वेयर लीपिंग ये पढ़ा था ना हमने। तो यहाँ पे आईएनजी लगा था, लीपिंग। चेस है ना, चेस भी हमने पढ़ा, स्क्रीच में हमने आईएनजी लगा दिया, स्क्रीचिंग लगा दिया। सीरल तो अनाज हमने पढ़ा, ट्रेम्बलिंग, ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने आई को हटा के आईएनजी लगा दिया। इंक्रीज, डिवोटी, प्रीस्ट एंड कमांड। तो कुछ शब्द जो चैप्टर में आए हैं उनमें थोड़ा सा चेंज हुआ है और यहाँ पे जो है इनके मेन फॉर्म जो है यानी मुख्य जो शब्द होता है वो यहाँ पे किसी भी तरह का उसमें चेंजेस नहीं है। लीप है तो लीप ही है, लेकिन चैप्टर में आईएनजी ला के लिपिंग कर दिया है, ठीक है। चेस में हमने वहाँ पे ईडी लगा दिया था, चेस्ट, ओके। तो इस तरह से अलग अलग यहाँ पर हम लोग इसमें जो चेंजेस कर सकते। तो सीखना क्या है यहाँ पे, लर्न क्या करना है, तो यही सीखना है बच्चों में, ठीक है। कुछ शब्दों को हम भूतकाल के इसमें जब कन्वर्ट करते हैं तो उनका स्पेलिंग और उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो बदल जाता है, ओके। तो ये जब आप आगे बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आपको टेंस में सीखने को मिलेगा। तो आइए मैं इनके एक बार और आपको मीनिंग समझा देता हूँ। लीपिंग यानी कूदना, उछल कूद करना, चेस यानी पीछा करना, स्क्रीचिंग यानी आवाज़ें निकालना अलग अलग तरह की, सीरियल्स का मतलब होता है अनाज, ट्रेम्बल का मतलब होता है कपकपाना, कपकपी, ठीक है। इंक्रीज यानी बढ़ना या बढ़ाना, डिवोटी यानी भक्त, साधु, साधु तो नहीं कहेंगे लेकिन भक्त जरूर कहेंगे या दर्शनार्थी हम कहेंगे इनको। प्रीस्ट यानी पुजारी, कमांड यानी कुछ उपदेश देना, आज्ञा देना या कुछ हमें दिशा निर्देश देना। तो बच्चों पेज नंबर 6 की एक्सरसाइज हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। आइए अब हम पेज नंबर 7 पर चलते हैं सेकंड एक्टिविटी के लिए। पेज नंबर 7 पे हमें यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है जो कि है वर्ड पावर। अब इस वर्ड पावर में हमें यहाँ पर मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। हमें कुछ यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं नीचे और उन वर्ड्स के मीनिंग दिए हैं, लेकिन ये जो वर्ड्स दिए हैं इनके मीनिंग्स इनके सामने नहीं है, ये ऊपर नीचे कर दिए हैं। तो हमें इनको क्या करना है, पेयर बनानी है, ठीक है, मैच करनी है, ठीक है। तो आपको बुक के अंदर ही ये एक्टिविटी करनी है। मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ, आप भी आपकी बुक में इसे पढ़िए, पेंसिल लेकर बैठिए और आप यहाँ पर उसको ज्वाइन कीजिए लाइन अप करके, ठीक है, मैचिंग करते हैं। तो पहले तो हम एक काम करते हैं कि सारे जो भी वर्ड्स हैं उनको हम एक बार पढ़ लेते हैं और फिर जो मीनिंग्स हैं यहाँ पर हम इनको एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए, फर्स्ट शब्द है हमारा यूमीट, सेकेंड है चैटरिंग, थर्ड है डिवोटी, फोर्थ है स्नैच और फिफ्थ है पेस।
वर्ड्स तो सारे हमने पढ़ लिए, और यहाँ पे जो मीनिंग्स दिए हैं उनको भी सभी को हम एक बार पढ़ लेते हैं। टू टेक अवे समथिंग फोर्सफुली, वेरी रिलीजियस पर्सन, स्पीड, वार्म एंड डैम्प, साउंड मेड बाय मंकीज। अब इसे सॉल्व करने के लिए बच्चों आप एक काम ये कीजिए कि इनकी जो मीनिंग्स जिन भी शब्दों के सबसे पहले आपको आते हैं वो पेयर को आप सबसे पहले मैच कीजिए। यदि आपको फर्स्ट यूनिट का पता हो तो आप वहाँ से शुरुआत कीजिए, देन सेकंड से, देन थर्ड से। यदि आपको फर्स्ट सेकंड नहीं पता है तो जो इनमें से आपको पता है वो आप कीजिए। फॉर एग्जांपल यदि मैं कहूँ, मैं सबसे पहले डिवोटी वाला वर्ड लेता हूँ, ठीक है। तो मुझे पता है डिवोटी क्या होता है, एक वेरी रिलीजियस पर्सन, जो पुजारी होता है वो होता है। तो रिलीजियस यानी क्या, धार्मिक इंसान, तो पर्सन यानी इंसान, वेरी यानी बहुत। तो मैं डिवोटी को मुझे पता है डिवोटी यानी ये होगा वेरी रिलीजियस पर्सन, ठीक है। अब मुझे पता है स्नैच, स्नैच यानी क्या होता है कि कुछ तो भी छीन लेना। तो इसका जो मीनिंग यहाँ पे निकल रहा है, टू टेक अवे समथिंग फोर्सफुली, कि हमें ज़बरदस्ती से किस चीज़ को खींचकर उसे ले लेना या दूर ले जाना। तो मैं अब इसको यहाँ पे कर लूँगा, तो स्नैच को मैं ले जाऊँगा फर्स्ट वाले शब्द पे, ठीक है। तो ये दो मेरी मैचिंग हो चुकी है, अब मुझे 3 बचे हैं, ठीक है। तो अब मैं 3 पे फोकस करूँगा, तो मैं थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करूँगा कि इनमें क्या हो सकता है। तो जब भी आपको एग्ज़ाम में इस तरह का कुछ क्वेश्चंस आए जहाँ पर आपको मैचिंग करनी है, तो ईजी वाले पेयर्स आप पहले आप उनको मैच कीजिएगा, फिर उसके बाद में जो नहीं आते उन पे आप फोकस कीजिए। वरना कुछ बच्चे क्या करते हैं कि शुरू से स्टार्ट करते हैं तो शुरू का ही नहीं आ रहा तो वहीं अटक जाते हैं, तो जो आने वाला होता है बाद के जो शब्द होते हैं वो भी फिर वो भूल जाते हैं या उसे फिर वो छोड़ देते हैं, घबरा जाते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पे एक और देखता हूँ, पेस। पेस का हमें पता है कि गति बढ़ाना, तो उसने स्पीड बढ़ा ली थी यानी गति हो गई, तो ये पेस का भी हो गया, ये हो गया। चलिए 3 मैंने कर लिए, अब मैं ऊपर के 2 बच्चे हैं, ठीक है। चलिए तो मुझे पता है चैटरिंग यानी क्या, अलग अलग तरह के जो मंकीज थे, यानी मंकीज जो थे वो अलग अलग तरह की आवाज़ें निकाल रहे थे। तो यहाँ पे 2 शब्द बचे, वार्म एंड डैम्प। वार्म यानी गर्म और डैम्प यानी नमी वाली। तो यहाँ पे साउंड मेड बाय मंकीज, तो चैटरिंग का ये आ गया, साउंड मेड बाय मंकीज। अब एक ही बचा है तो उसे मैं डायरेक्ट उसी से जोड़ देता हूँ, तो उसका आंसर वही होगा, है ना, क्योंकि हमें यहाँ पे 5 वर्ड्स दिए हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर भी हमें 5 ही मीनिंग्स दिए हैं, 6 तो नहीं दिए हैं। कभी कभी हो सकता है आपको एक ज़्यादा भी दे दें, तो उस कंडीशन में बच्चों हम थोड़ा सा कंफ्यूज ज़रूर हो जाते हैं। चलिए तो हम लोगों ने बच्चों यहाँ पे वर्ड्स पावर की मैच द फॉलोइंग पेयर्स विद देयर मीनिंग्स इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर ली है। बी वाले क्वेश्चंस को अब हम देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कि गिव अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब हमें यहाँ पर अपोजिट्स वर्ड्स लिखने हैं जो कि नीचे दिए गए कुछ वर्ड्स हैं उनके। अपोजिट्स वर्ड्स को इंग्लिश में हम लोग एंटोनिम्स के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में इसी तरह की एक एक्टिविटी की थी जिसमें हम लोगों ने अपोजिट्स वर्ड्स किए थे, लेकिन उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि राइट एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो एंटोनिम्स और अपोजिट वर्ड्स एक ही होते हैं। तो यहाँ पर कुछ हमें वर्ड्स दिए हैं इंग्लिश के जिनके हमें अपोजिट्स, यानी हिंदी में हम कहें कि विलोम शब्द, विरोधी अर्थ वाले शब्द, उनको हमें यहाँ पर ढूंढ कर लिखना है। जो शब्द दिए गए हैं वे क्या क्या हैं एक बार पढ़ लेते हैं। टेक, आउट, हाई, फाउंड, नेवर, हॉट, नाउ, बिफोर, फॉरवर्ड, प्लीजेंट। बच्चों यहाँ पे अपोजिट्स वर्ड्स लिखने के लिए ये हमें ज़रूरी है कि जो शब्द दिए गए हैं उनके हमें हिंदी में मतलब पता हो। जब आपको हिंदी में इनके मतलब पता होंगे तभी तो आप इनका अंग्रेजी में दूसरा मतलब अपोजिट वाला जो होगा वो ढूंढ पाएंगे। इसके लिए आपको यही एक रास्ता है, शब्दों का वोकैबुलरी जो है आपकी वो आपको यहाँ पर पूरी तरह से आनी चाहिए। बेसिक जो शब्द हैं जो डेली रूटीन लाइफ में हमारे पास रहते हैं वही शब्द होते हैं, उन्हीं के बारे में आपको यहाँ पर पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे टेक, अब इनके जो मतलब होते हैं वो भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है, कि टेक यानी क्या, लेना, आउट यानी बाहर, हाई यानी ऊंचा, फाउंड का मतलब होगा मिलना, नेवर का मतलब कभी नहीं, हॉट
यानी गर्म, नाउ का मतलब होगा अभी, बिफोर पहले, फॉरवर्ड आगे, प्लीजेंट यानी सुखी या सुखद। अब हमें इनके हिंदी के मतलब तो हमें पता है, तो इनके जो अपोजिट में आएंगे वो हम इनके लिख देंगे यहाँ पर। अब फॉर एग्जांपल यदि हम देखें टेक, टेक यानी लेना, तो लेना का अपोजिट वर्ड विलोम शब्द हिंदी में हम क्या लिखते हैं? देना। तो देने के लिए क्या आएगा? हम गिव करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसका गिव, ठीक है, GIVE, गिव। ओके। आउट, आउट यानी बाहर, तो हम हिंदी में क्या बोलेंगे? अंदर। तो अंदर क्या होता है? इन होता है, तो यहाँ पर हम करेंगे इन, IN। हाई, HIGH, हाई यानी ऊंचा। अब ऊंचे का अपोजिट हिंदी में क्या होगा? नीचा। तो नीचे के लिए हम क्या यूज करेंगे? लो, LOW। फाउंड, फाउंड का मतलब होगा मिलना, ठीक है, कि हमें कुछ मिल गया। अब इसका विरोध में क्या होगा? खोना, मिलना खोना होता है ना, तो खोने के लिए क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? हम लॉस्ट बोलेंगे, LOST। नेवर, इसका मतलब होता है कभी नहीं, ठीक है, नेवर का मतलब कभी नहीं, तो हम क्या बोलेंगे कि हमेशा, हिंदी में बोलेंगे हमेशा। तो हमेशा को अंग्रेजी में जो वर्ड है वो होता है ऑलवेज, ALWAY, S लगा दो लास्ट में, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑलवेज। हॉट यानी गर्म, तो ठंडा, तो इसका मतलब हो जाएगा कोल्ड, COLD। नाउ यानी अभी, तो इसका क्या हो जाएगा? अब और तब, तब यानी क्या? देन, तो ये हो जाएगा देन, THEN, देन। बिफोर यानी पहले, तो हम इसको अपोजिट क्या होगा हिंदी में? बाद में, तो बाद में को हम अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? आफ्टर, AFTER। फॉरवर्ड यानी आगे, ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे हिंदी में पीछे, तो पीछे के लिए क्या होगा? बैकवर्ड, बैकवर्ड, BACKWARD। प्लीजेंट यानी सुखद, तो हिंदी में हम क्या बोलेंगे उसको? दुखद। तो प्लीजेंट का जो अपोजिट वर्ड होगा वो होगा अनप्लीजेंट, UN, प्लीजेंट। तो इस तरह से हम लोगों ने इनके अपोजिट्स वर्ड्स लिख लिए। आमतौर पे बच्चों यहाँ पर आपको ये डैश लगा के दिया है, देखिए टेक के बाद में गिव है और इनके बीच में ये डैश डैश लगा के दिया है सभी में। लेकिन जब भी अपोजिट वर्ड्स हम लिखते हैं बच्चों, तो हम लोग क्रॉस लगाते हैं। तो क्रॉस लगाने से हमें पता चल जाता है कि ये जो भी शब्द हैं ये अपोजिट में यानी विलोम में है या एंटोनिम्स है इनके, ठीक है। वैसे तो इसकी तरफ ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता है, बच्चे भी आजकल डैश करके लिखते हैं, लेकिन जो डैश होता है वो हम जो सिनोनिम्स होते हैं, समानार्थी शब्द होते हैं, ठीक है, इनके लिए अधिकतर हम वो यूज़ करते हैं। यदि आप सही मायने में देखें तो आप यदि क्रॉस लगा लेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए बेहतर होगा, नहीं भी क्रॉस लगाएंगे तो आपका जवाब गलत नहीं होगा। यदि आप पूरी तरह से लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे आप मान के चलिए कि एग्जाम में आप ये टेक और गिव दोनों एक साथ लिख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्रॉस लगा दीजिए, तो इसमें समझ में आ जाएगा कि टेक का जो अपोजिट वर्ड है वो गिव है। अब यदि आप सिर्फ टेक का प्रश्न पत्र में, क्वेश्चन पेपर में आपको सिर्फ टेक दिया है और आप उसका सिर्फ आंसर लिख रहे हो, गिव लिख रहे हो, तो सिर्फ आंसर लिख रहे हैं आप गिव, तो ऐसे लिख दो आप डैश लगा के, तो ये भी चलेगा, है ना। जब आप दोनों को एक साथ लिखते हैं, क्वेश्चन और आंसर दोनों को, तो आप इस तरह से क्रॉस लगा के लिखिए। आइए अब हम चलते हैं कॉम्प्रीहेंशन पर। कॉम्प्रीहेंशंस बच्चे, यहाँ पर हमेशा आपको क्वेश्चंस आते हैं, इसके आंसर्स पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन के आंसर इसलिए पूछे जाते हैं कि आपने जो ये चैप्टर पढ़ा है तो आपने कितना इसे समझा है। इसके यदि कोई आपसे आंसर क्वेश्चंस पूछें तो क्या आप उनके क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे? बिल्कुल ईजी में और आसान से क्वेश्चंस होते हैं बच्चे, जिसे ओरली भी हम लोग पूछ सकते हैं, है ना। चलिए, तो यहाँ पे अंग्रेजी में हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए ये 7 तरह के क्वेश्चंस हैं। ये सभी क्वेश्चंस के आंसर्स हमें लिखना है। तो ये क्वेश्चंस को पढ़कर इनके हिंदी में मतलब क्या होंगे और इनके क्या आंसर्स होंगे, ये मैंने ऑलरेडी आपके लिए अलग से बनाकर रखे हैं,
तो चलिए मैं आपको दूसरे स्क्रीन पर ले चलता हूँ जहाँ पर आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं दोनों एक्सप्लेन कर देता हूँ। बच्चों हम लोग आ चुके हैं कॉम्प्रिहेंशन पर। आंसर दीज क्वेश्चंस, यहाँ पर हमें क्वेश्चन जो पूछा था वही है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ। हु वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द घाट्स। हु यानी कौन, ठीक है। हु का मतलब होगा यहाँ पर कौन। वॉज था, वॉकिंग यानी चल रहा था, अलॉन्ग के साथ में, द घाट्स, घाट्स के साथ साथ में या घाट्स के बगल से कौन चल रहा था। तो हमने पता है नरेंद्र चल रहे थे, तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। नरेंद्र वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द घाट्स। यहाँ पे बस नरेंद्र नाम हम यहाँ पे लिख देंगे बच्चे का, और बाकी पूरा का पूरा ये वाला जो लाइन है ना, वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द घाट्स, ये हम पूरा आंसर के साथ में लिख देंगे तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। हु यानी कौन, तो नरेंद्र वॉकिंग अलॉन्ग द घाट्स। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम यहाँ पर। हाउ डीड द मंकीज ऑन द घाट्स फीड। हाउ, हाउ का मतलब होता है कैसे या किस तरह से, ठीक है। द मंकीज, वे सारे बंदर, ऑन द घाट्स, फीड यानी खाना खाते थे या किस तरह से घाट पर वो खाना खाते थे। तो हमें पता है, हमने इस चैप्टर को पढ़ा था, तो वो क्या करते थे कि जो भी खाना या सीरियल्स या फ्रूट्स जो डिवोटीज लेकर आते थे वो उनको देते थे, तो उसको वो अपना खाना खाते थे, है ना। वो कहीं और जाकर खाना नहीं खाते थे, उनको इजीली बिना मेहनत करे खाना वहाँ पर मिल जाता था। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, यहाँ से शुरुआत करेंगे, ठीक है। द मंकीज ऑन द घाट्स, ठीक है। फीड, फीड का भी यहाँ पर हो जाएगा, फेड हो जाएगा, ठीक है। चलिए जो नीचे आंसर देखिए, द मंकीज ऑन द घाट्स फेड ऑन द फ्रूट्स एंड सीरियल्स ब्रॉट टू देम बाय द डिवोटीज। ये आंसर आ गया। तो हमने क्या किया, शुरू में ये वाला जो पोर्शन है क्वेश्चंस का, इसको पूरा का पूरा हमने कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर लिया। फिर उसके बाद में हमने जो मेन आंसर इसका जो शुरू होता है वो हमने लिख लिया, ठीक है। द मंकीज ऑन द घाट्स, फीड का हमने यहाँ पे फेड कर दिया, ऑन द फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट्स एंड सीरियल्स ब्रॉट टू देम बाय डिवोटीज। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर भी हम लोगों ने समझ लिया है। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, इस पर चलते हैं। व्हाट डीड नरेंद्र डू व्हेन द मंकीज फॉलोड हिम। अब इस क्वेश्चन का मीनिंग्स क्या निकलता है यहाँ पे, व्हाट, व्हाट यानी क्या, डीड यानी किया, नरेंद्र ने क्या किया, व्हेन जब, द मंकीज फॉलोड जब बंदर ने उसका पीछा किया, किसका, हिम का यानी उसका, नरेंद्र का, तो उसने क्या किया, ठीक है। तो इसका फिर आंसर हम किस तरह से लिखेंगे यहाँ पे देखिए, व्हेन द मंकीज फॉलोड नरेंद्र, ठीक है। हमने यहाँ से पूरा कॉपी कर लिया इसको, व्हेन द मंकीज फॉलोड हिम को हमने यहाँ पे नरेंद्र कर दिया, ठीक है। व्हेन द मंकीज फॉलोड नरेंद्र, उसने क्या करा कि अपनी जो पेस थी, जो गति थी, उसको बढ़ा दी, ठीक है, और वो भागने लगा। तो हम वही लिख देंगे यहाँ पर चैप्टर का जो है, ही इंक्रीज्ड हीज पेस एंड फाइनली स्टार्टेड रनिंग, और भागना उसने शुरू कर दिया, ठीक है। तो इतना हमें बस यहाँ पे अलग से जोड़कर लिखना है। बच्चों क्वेश्चंस के आंसर लिखना हमें आना चाहिए। क्वेश्चंस जो पूछा है उसी में आंसर का थोड़ा पार्ट होता है, उसे हमें समझना है कि कहाँ से वो हमें पिक करना है, और फर्स्ट लाइन आंसर की वही होती है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे 4 नंबर का। हु आस्क्ड नरेंद्र टू फेस द मंकीज। अब यहाँ पर क्वेश्चंस पूछा गया है हु का मतलब होता है कौन या किसने, आस्क यानी पूछना या कहना, ठीक है। नरेंद्र कि किसने नरेंद्र से कहा, टू के लिए, फेस द मंकी कि बंदरों का सामना करो, किसने कहा, जो पुजारी थे उन्होंने कहा, है ना। चले तो हम यहाँ पर कहेंगे द प्रीस्ट आस्क्ड नरेंद्र टू फेस द मंकीज, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वही द प्रीस्ट हमने यहाँ पे लिख लिया,
और ये जो है आस्क द नरेंद्र टू फेस द मंकीज, तो ये जो क्वेश्चंस का पार्ट था हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हमने कॉपी पेस्ट कर दिया ठीक उसी तरह से जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व किया था। देख पता है ना आपको, हु वॉकिंग अलोंग द घाट्स, नरेंद्र वाज वॉकिंग अलोंग द घाट्स, यहाँ पर भी वही आ गया, हु आ गया, है ना। तो वही आस्क नरेंद्र टू फेस द मंकीज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। व्हाट मेड मंकीज रन अवे, कि ऐसा क्या हुआ कि जिसके जरिए बंदर भाग गए। व्हाट यानी क्या, मेड हुआ जिससे बंदर रन अवे भाग गए। ठीक है, तो हमें पता है कि नरेंद्र ने क्या करा था, एक काठी ले ली थी, वो वहीं रुक गया था और उसने जैसे ही अपना एक कदम आगे बढ़ाया और हाथ उठाया उनको मारने के लिए, मंकीज क्या हो गए थे, डर गए और इस चक्कर में वो वहाँ से भाग गए। तो ये तो हमें हिंदी में पता है कि किस तरह से इसका आंसर हमने हिंदी में दिया, तो उसी तरह का जो आंसर है हमें अंग्रेजी में यहाँ पर लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, नरेंद्र पिक्ड अप द स्टिक, नरेंद्र ने लकड़ी उठाई, एंड स्टेप फॉरवर्ड, और उसने एक कदम आगे बढ़ाया, विथ अ रेज हैंड, और अपना हाथ उठाया। ठीक है, कॉजिंग द मंकीज टू रन अवे इन फियर, जिसकी वजह से बंदर जो है वो डर के मारे भाग गए। ये आंसर आप यहाँ पर इस तरह से इसका लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। बाय व्हाट नेम इज नरेंद्र नोन पॉपुलरली, कि नरेंद्र जो है किस नाम से प्रसिद्ध हुए या उनको जाना जाने लगा। व्हाट यानी क्या या किस, नेम यानी नाम से। ठीक है, तो नरेंद्र को किस नाम से जानने लगे लोग, तो इसका आंसर यही आएगा, नरेंद्र इज पॉपुलरली नोन एज स्वामी विवेकानंद। तो यही वाला हमने जो पार्ट है वो ले लिया, नरेंद्र के बाद में हमने इज लगा दिया। ठीक है, फिर पॉपुलरली नोन एज स्वामी विवेकानंद, इस तरह से आप हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी, आपने इस कहानी से क्या सीखा। तो बच्चों हमने जो सीखा कहानी से, ये सीखा कि हमें हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए, फेस द प्रॉब्लम। ठीक है, जो टाइटल है वही हमने सीखा यहाँ पर, तो हम यहाँ पर यही लिखेंगे, द स्टोरी टीचेस अस टू फेस आवर प्रॉब्लम्स एंड नॉट टू ट्राई टू रन अवे फ्रॉम देम। जो प्रियस ने नरेंद्र से लास्ट में कहा था कि बेटा परेशानियाँ या जो भी विपत्तियाँ होती है, संकट होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका सामना करो और उनसे दूर तुम मत भागो, है ना। इंट्रोडक्शन पार्ट में भी मैंने आपको यही बताया था कि हमें अपनी परेशानियां, चुनौतियों का सामना करना चाहिए। यदि नहीं करेंगे, उनसे दूर भागेंगे, तो वो फिर बढ़कर हमारे पास बड़े आकार में आगे चलकर आ सकती है। तो ये इस बच्चों आपके यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशंस वाली जो क्वेश्चंस है, इनको हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। इस पेज को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके इसके क्वेश्चन के आंसर्स आप आपके नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिए।